प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपने YouTube चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम भोर का तारा एकांकी की अंतिम कड़ी आज देख रहे हैं। अब तक हमने भोर का तारा एकांकी में देखा कि शेखर छाया से प्रेम करता है और शेखर उस प्रेम को अपनी अंतिम परिणति मानते हुए विवाह बंधन में बंधना चाहता है, किंतु उसकी राह में उसका भाई देवदत्त है, जो कि उज्जैनी के राजा स्कंदगुप्त का मंत्री है। शेखर एक साधारण पुरुष है और उसके पास में धन और अन्य सांसारिक चीज़ों का अभाव है। तभी उनका मित्र माधव उन्हें सूचना प्रदान करता है कि उज्जैनी की राज दरबार में छाया ने बहुत सुंदर कंठ में गीत प्रस्तुत किया और उस गीत के रचयिता को उन्होंने मांग रखी कि उन्हें राज दरबार में राजकवि का दर्जा प्रदान किया जाए, और इसलिए स्कंदगुप्त ने उन्हें राजकवि के रूप में आमंत्रित किया है। तब तक भी शेखर समझ नहीं पाते हैं। तब माधव उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि वह राजकवि कोई और नहीं, शेखर स्वयं है, और छाया ने स्वयं महाराज से यह मांग की है। शेखर अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तब माधव उन्हें और सूचना प्रदान करते हैं कि देवदत्त और मैं स्वयं हम तक्षशिला में जा रहे हैं। वहाँ पर हुणों का आक्रमण हुआ है और उसके पश्चात छाया शेखर के पास में ही रहेगी। अनायास शेखर के जीवन में ये बदलाव आते हैं। शेखर विश्वास नहीं कर पाता है, किंतु यह सब कुछ सच होता जा रहा है। अब शेखर और छाया परिणयबद्ध हो चुके हैं। शेखर एक रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहते हैं कि यह देखो छाया, ये एक महाकाव्य है, भोर का तारा। यहाँ तक हम पूर्व कड़ियों में देख चुके हैं। इससे आगे की समीक्षा अब आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत छवि साभार गूगल भैया। शेखर कहता है कि यह भोर का तारा है और यह भोर का तारा छाया उसे अपनी प्रेम की अमर स्मृति बताती है। तो शेखर कहता है, उसे यहाँ लाओ, भोर का तारा। छाया, यह काव्य बड़ी लगन का फल है। कल मैं इसे सम्राट की सेवा में ले जाऊंगा और फिर जब मैं उसे सभा में सुनाना आरंभ करूंगा, तब सारे उज्जैनी की आंखें मेरे ऊपर होंगी। महाकाव्य महाकाव्य, उस सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिरमौर हो जाऊंगा। छाया, बरसों के बाद दुनिया पढ़ेगी, कवि कुल शिरोमणि शेखर कृत भोर का तारा, हा हा। और इस प्रकार भाव विभोर होकर के शेखर कहता है। अर्थात शेखर ने एक बहुत ही सुंदर तरीके से भोर का तारा महाकाव्य रचना की उसे सूचना प्रदान की, और साथ ही कहा कि जब वे उसे राज दरबार में प्रस्तुत करेंगे तो अवश्य ही इस महाकाव्य पर रीझ करके राज दरबार में उन्हें सम्मानित किया जाएगा, सम्मान प्राप्त होगा
और जो साहित्यकार साहित्य की रचना करता है प्रिय विद्यार्थियों, वह किसी युग विशेष की नहीं होती है। उसमें युगीन परिस्थितियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन वह साहित्य हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आज हम देखते हैं रामायण और महाभारत किसी युग में रची गई थी, लेकिन आज तक हम उन महाकाव्यों का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। इसी प्रकार शेखर के मन में भी लालसा है कि वे भी आने वाली पीढ़ियों में हमेशा याद किए जाएंगे और उनके याद करने का कारण होगा यह भोर का तारा। लेकिन जब हमारे पास में अनायास कोई उपलब्धि होती है और हम अनिश्चित वस्तु को प्राप्त करते हैं, तो उसके साथ में ही कई शंकाएं भी जागृत होती हैं। छाया शेखर का भाव विभोर चेहरा देखती है, उनकी प्रसन्नता देखती है, तो अंदर ही अंदर छाया को खटकने लगता है और छाया एकदम से चिंतित स्वर में चुप हो जाती है। और तब शेखर उन्हें पूछते हैं कि इतनी बड़ी सूचना मैंने तुम्हें दी, मैं कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला हूँ और तुम अनमनी सी हो, तुम्हें ऐसा क्या हो गया छाया? तब छाया कहती है कि मुझे डर लगता है कि कहीं नष्ट न हो जाए, कोई इसे चुरा न ले जाए और फिर तुम। तब शेखर उन्हें कहते हैं कि छाया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें तो देखो छाया, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे प्रियतम ने इतना सुंदर एक काव्य रचित किया है। लेकिन छाया की आशंका इससे भी समाप्त नहीं होती है और छाया उसी मंद स्वर में उसे कहती है कि हाँ शेखर, हो सकता है कि हम लोग सुखी हैं, हम बहुत सुखी हैं, लेकिन कई बार प्रिय विद्यार्थियों हम जानते हैं कि हमारे पास में प्रसन्न होने के बहुत से कारण रहते हैं, बहुत सी खुशियाँ रहती हैं, लेकिन फिर भी मन में ही वो खुशियाँ हमें भय को खुशियाँ जन्म देती हैं। और यही यहाँ पर छाया के साथ में भी होता है। तभी बाहर घोड़े की टाप सुनाई देती है और देखते हैं कि वहाँ पर माधव का प्रवेश। माधव को वो अनायास देखते हैं तो विश्वास नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर वे देखते हैं कि माधव बहुत थके हुए से लग रहे हैं और वो पूरी तरह से पसीने में नहा रहे हैं। उनके चेहरे पर भय और चिंता दिखाई दे रही है। तब वे कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों हुई? तब माधव उन्हें कहता है कि हम तक्षशिला गए थे, मैं और देवदत्त, और वहाँ पर आज हम देखते हैं कि हुणों का सरदार तोरमाण है जो भारतवर्ष पर आक्रमण कर रहा है। उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है, अंभी राज्य को नष्ट कर दिया है, तक्षशिला को अब वो रोंद रहा है और तक्षशिला के पश्चात वहाँ पर पंचनद भय से काँप रहा है। गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं और धीरे धीरे वह तोरमाण आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे उसका लक्ष्य हमारा साम्राज्य उज्जैनी है। इस समय हमारे महाराज स्कंदगुप्त और उज्जैनी राज्य संकट में है। तब माधव कहता है उन्हें कि इस समय मुझे तुम्हारी भीख चाहिए। माधव के भीख कहने में वह समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, तुम मुझे भीख मांगना ऐसा क्यों कहते हैं? तब माधव उस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहते हैं कि शेखर, तुम्हारी वाणी में ओज है। आज स्कंदगुप्त महाराज और उज्जैनी साम्राज्य
इसके साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष संकट में है। अब तुम्हें इस राज्य की रक्षा करनी है। शेखर इसे समझ नहीं पाता है। वो कहता है कि आखिर मैं राज्य की कैसे रक्षा कर पाऊंगा? न तो मैं सैनिक हूं, न ही मेरे पास में ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र हैं। आखिर मैं कैसा करूंगा? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास में ओज है, तुम्हारे पास में वाणी है, तुम्हारे पास में शब्द है। तुम अपने शब्द को ऐसे गान में पिरोए जिससे उज्जैनी साम्राज्य के युवाओं का जोश जागृत हो जाए और वे हमारी सेना में भर्ती हो जाए। आज आवश्यकता है कि प्रत्येक युवा उज्जैनी के लिए तैयार हो जाए। आज भारतवर्ष को प्रत्येक युवा के रक्त की आवश्यकता है। आज देश की रक्षा यदि तोरमार से करनी है तो तुम्हें आगे आना होगा शेखर। उन युवाओं का जोश जगाना होगा, उनको तुम्हें हमारी सेना में लाना होगा। तब शेखर उनकी बातों को समझ जाता है और धीरे से वह आगे बढ़ता है और धीरे धीरे करके वह अग्नि के पास में जाता है और भोर का तारा, वह जो महाकाव्य उसने बहुत प्रेम से रचा था, जो उनके लिए अमर महाकाव्य बनने वाला था, जो उनके प्रेम की निशानी थी, जो महाकाव्य उन्होंने इस इच्छा से लिखा था कि यह उज्जैनी के दरबार में उनकी शोभा बढ़ाएगा, उन्हें राजकवि से भी ऊपर का ओहदा प्राप्त होगा और आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमेशा उन्हें याद रखेंगी। उस भोर के तारों को अपने अरमानों के आगे घुटने टेकते हुए अंगीठी के पास में ले जाते हैं और उसे अग्नि में प्रवाहित कर देते हैं। छाया उसे देखती है। छाया का हृदय तड़प रहा है और बहुत पीड़ित स्वर में छाया कहती है कि शेखर, तुमने मेरे प्रभात नष्ट कर दिया। तब तक शेखर उस स्थान को छोड़ करके अब वे अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाहर निकल चुके हैं और गीत गा रहे हैं। नंगाड़े पे डंका बजा है, तू शस्त्रों को अपने संभाल, बुलाती है वीरों की तुरही, तू उठ कोई रास्ता निकाल, तू उठ कोई रास्ता निकाल। इस प्रकार शेखर ने अपने राज्य को संकट में देख करके अपनी प्रिय वस्तु का परित्याग कर दिया, अपनी प्रेयसी का परित्याग कर दिया और वो अब निकल पड़े हैं युवाओं में जोश भरने। तब छाया को संबलन प्रदान करते हुए माधव कहते हैं कि छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था, अब प्रभात का सूर्य है। और इस प्रकार पर्दा गिरता है और इसी बीच वह उन्हें सूचना भी देते हैं कि छाया, यह जो शेखर के लिए दायित्व है, वह दायित्व न सिर्फ मैंने बल्कि स्वर्गीय देवदत्त ने भी सौंपा है। तब छाया को जानकारी मिलती है कि उनके भ्राताश्री भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। माधव उनकी वीरता की कहानी कहते हुए कहते हैं कि चाहते तो देवदत्त वहाँ से तक्षशिला की ओर भागकर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों के प्राणों को संकट में देखा। वे भागे नहीं, वे डरे नहीं और वहाँ पर उन्होंने शहीद होना स्वीकार किया। वे उन हुणों के ऊपर टूट पड़े और इस प्रकार वीर गति को प्राप्त हुए। मुझे उन्होंने यहाँ पर जन जागरण के लिए भेजा है, यह दायित्व उन्होंने ही सौंपा है। अब शेखर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब तक शेखर कवि थे, अब उन्हें वास्तविक रूप में राजकवि बनना है। आज संपूर्ण राष्ट्र की शेखर से अपेक्षा है, क्योंकि एक कवि संकट काल में जो अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, शायद इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। कवि की वाणी में ओज होता है, उस ओज की आज आवश्यकता है। आज हमारे
भारतवर्ष को रक्त की आवश्यकता है, युवाओं की आवश्यकता है, सेना की आवश्यकता है और उन सैनिकों को जागृत करना तो कोई कवि ही कर सकता है। इस प्रकार छाया को संबलन प्रदान करके उन्होंने शेखर को कर्म पथ पर अग्रसर किया और इस प्रकार यह भोर का तारा नामक एकांकी यहाँ पर पूर्णता प्राप्त करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखा हमने कि किस प्रकार शेखर का भोर का तारा नामक महाकाव्य जो उनका बहुत प्रिय था, जो उज्जैनी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाला था, जो उनकी प्रिय वस्तु जो हमेशा हमेशा उन्हें विश्वास था कि उन्हें अमरता प्रदान कर देगी, एक क्षण में जब राष्ट्र पर संकट आता है तो राष्ट्र से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है, यह सोच करके उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और उस भोर का तारा महाकाव्य को अंगीठी में जला दिया। उनके इस त्याग को यह राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। छाया जरूर भाव विभोर हुई, लेकिन जैसे ही माधव ने उन्हें संबलन प्रदान किया, माधव भी एक पत्नी, छाया भी एक पत्नी, एक सहधर्मिणी की भूमिका में आ गई और उन्होंने भी शेखर की इस नई भूमिका को स्वीकार किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस एकांकी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब हमारे राष्ट्र को हमारी आवश्यकता होती है तो राष्ट्र से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता है। घर, परिवार, समाज, ये सब कुछ है, इन सबका अपना महत्व है, रिश्ते नातों सबका अपना महत्व है, लेकिन जब राष्ट्र संकट में होता है तो हमें सब कुछ भूल करके हमारे राष्ट्र को तन मन धन सर्वस्व समर्पण करना होता है। यही भाव इस एकांकी से हमारे अंदर जागृत होता है। ये बहुत सुंदर एकांकी यहाँ पर पूर्णता प्राप्त करती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये एकांकी, यह प्रकरण आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।